रेमंड विलियम में ना टोटल उसने 3 एसेज लिखे हैं, ठीक है। नंबर 1 ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन, नंबर 2 ट्रेजेडी एंड कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज, और नंबर 3 उसने वो जो ब्रैकेट थिएटर था ना, एपिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, एपिक थिएटर के बारे में जो बात की थी, नंबर 3 वो है। अगर तो एपिक थिएटर का क्वेश्चन आता बेटा वो तो है सीधा सीधा, वो आपको पहले ही गैलीलियो गैलीलाई पढ़ाया था, वो हो गया था। लेकिन इसके जो बाकी 2 क्वेश्चन है ना, जो एसे नंबर 1 है और एसे नंबर 2 है, ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन, और दूसरा जो है आप लोगों का ट्रेजेडी एंड कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज है, उसके फर्दर आगे कई कई पार्ट्स बन जाते हैं और उन पार्ट्स के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ डज मॉडर्न ट्रेजेडी एनकाउंटर दिस इशू ऑफ ऑर्डर एंड एक्सीडेंट। अब खाली ऑर्डर एंड एक्सीडेंट पे लिखना ना, ये ऑर्डर एंड एक्सीडेंट इज द पार्ट ऑफ जो आपको कल क्वेश्चन करवाना है, ठीक है। उसके 4 पार्ट्स हैं, उसमें से एक पार्ट उसका ऑर्डर एंड एक्सीडेंट है और इसमें सिर्फ ऑर्डर एंड एक्सीडेंट पे क्वेश्चन आया। उसके बाद है बाय चेंज ऑफ ड्रामेटिक व्यू वी हैव टू लुक इनटू ओनली एट द आइसोलेशन एक्सपीरियंस ऑफ मार्टायर। ये भी आपका वही जो कल मैं आपको बताऊंगी ना, मार्टायर डूम क्या होता है और किस तरीके से ये उसने ट्रेजिक लॉर्ड, ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन से रिलेटेड है। फिर अरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी रिक्वायर्स कंसीडरेबल मॉडिफिकेशन, ये वही ब्रैकेट का थिएटर आएगा, वो आपका प्रिपेयर हुआ हुआ है। फिर रिगार्डिंग कल्चर एंड ट्रेजेडी, ठीक है, डिस्कस इन डिटेल के उसका व्यू क्या था कल्चर और ट्रेजेडी का, ये भी बेटा हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन फिर प्रिपेयर किया था, इसका भी आंसर मैंने सेव करके रखा है। उसके बाद है ट्रेजिक एक्शन इन ए डिफरेंट सेंस इज नॉट द फॉर्मेशन ऑफ डिसऑर्डर। अब ये जो डिसऑर्डर वाला क्वेश्चन आया ना, ये भी आपका जो कल मैंने करवाना उसका एक पार्ट है, यानी कि उसके 4 पार्ट्स हैं, उसमें ये डिसऑर्डर वाला जो है ना, ये भी उसी का पार्ट आएगा। उसके बाद why in Raymond William view Greek tragedy is unique and cannot be reproduced in modern times। खाली ग्रीक ट्रेजेडी पे क्वेश्चन आया कि ये लें जनाब, ये आज आ गया आप, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट आर द मेन फीचर्स रेनेसेंस ट्रेजेडी, जो आज आपको क्वेश्चन करवाया ये उसी का पार्ट है कि रेनेसेंस ट्रेजेडी के मेन फीचर्स क्या है, डिस्कस इन द लाइट ऑफ रेमंड विलियम मॉडर्न ट्रेजेडी। फिर है व्हाट अकॉर्डिंग टू रेमंड विलियम आर डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ सेक्युलर ट्रेजेडी, बताएं जी सेक्युलर ट्रेजेडी क्या है। वो भी आज हमने पढ़ा है, लेकिन हमने एक पैराग्राफ पढ़ा है, अब हमने सेक्युलर ट्रेजेडी के बारे में इन डिटेल बताना है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए, how far would you agree Raymond William has successfully advocated the value of tradition in writing tragedy even in modern times। आज के वक्त में भी उसने जो ट्रेडिशन एंड, ये तो जो आज का आपका क्वेश्चन है उसका सीधा सीधा आंसर है कि चले आपका एक ऐसे आपने प्रिपेयर किया उसका आंसर लिख दिया। उसके बाद है व्हाट आर रेमंड विलियम व्यूज रिगार्डिंग कल्चर एंड ट्रेजेडी डिस्कस इन, कोई जो आज वाला क्वेश्चन है वही इसका आंसर है, हमने वैसे इसका एक अलग क्वेश्चन आंसर भी बनाया था। फिर क्वेश्चन 2016 रिपीट हुआ है, सेम वही डिसऑर्डर वाला। और क्रिटिकली एनालाइज सम मेजर आर्गुमेंट प्रेजेंटेड इन विलियम मॉडर्न ट्रेजेडी, कुछ आर्गुमेंट मेजर आर्गुमेंट्स इन विलियम्स मॉडर्न ट्रेजेडी, यानी कि पूरा का पूरा जो मॉडर्न ट्रेजेडी है, ये अगर आप जहांगीर क्रैम सीरीज खोलें ना, उसका पहला जो टॉपिक है ना, उसमें बड़ा अच्छा इन्होंने मॉडर्न ट्रेजेडी को समराइज किया हुआ है, यानी कि उसके तीनों एसेस को लेके उसका एक निचोड़ निकाला हुआ है कि इस मॉडर्न ट्रेजेडी के अंदर है क्या, यानी कि तीनों एसेस को आपने कंबाइन करना है कि ये विलियम ने क्या बताया उस पूरी की पूरी बुक के अंदर। फिर है विलियम सीज ट्रेजेडी बोथ इन टर्म ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशन एंड इन रिलेशन टू ट्रेजेडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन एंड डिसऑर्डर एंड ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एक्सप्लोर इन रिलेशन टू मॉडर्न ट्रेजेडी। अब वो मॉडर्न ट्रेजेडी में आपको कह रहा है कि पहले आप टर्म ऑफ ट्रेजेडी इन रिलेशन टू ट्रेजेडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन, ये जो मॉडर्न सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन है, डिसऑर्डर एंड ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, ये आपको जो कल करवाऊंगी ना ट्रेजेडी एंड कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज, ये उसमें से आएगा। और फिर उसके बाद है मॉडर्न ट्रेजेडी इज नॉट व्हाट हैपेंड टू द हीरो बट व्हाट हैपेंड थ्रू हिम। ये क्वेश्चन आपको बेटा कल ही मैंने प्रिपेयर करवा दिया था। और यस, हाउ फार वुड यू एग्री एलिजाबेथन ड्रामा इज थॉरोली सेक्युलर। अब एलिजाबेथन ड्रामा जो है उसके बारे में आपने लिखना है और ये आज के क्वेश्चन में था, ठीक है। एंड इट्स इमीडिएट प्रैक्टिस बट अनडाउटली रिटेन अ क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस, लेकिन उसके अंदर क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस है, लेकिन हमने जस्ट एक पैराग्राफ या चंद एक लाइन पढ़ी है, 3-4 लाइन, ठीक है, जो कि हमने एक कंसाइज वे में पढ़ा। तो बेटा रेमंड विलियम को पढ़ना है ना, फिर डिटेल्ड पढ़े, ठीक है। ये सारी
एलिजाबेथन ड्रामा क्या है, रेनेसेंस क्या है, सेक्युलर ट्रेजेडी क्या होती है, मॉडर्न ट्रेजेडी क्या होती है। अगर तो पढ़ना है फिर डिटेल्ड पढ़ें इसको, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जब पढ़ाया था मैंने स्टूडेंट्स को कोई 2 हफ्ते लगाए थे। जितना टाइम हमारा एरिस्टोटल पोएटिक्स को लग गया था उतना ही फिर रेवेंट को लगा था, तो उनको फिर इस तरीके से पढ़ाया था। फिर यहाँ पे आगे देखें सप्ली, ये सप्ली 2018 का है। इस साल 2019 और एनुअल और बेटा 2019 सप्ली, इसका जो है ना मुझे टाइप करके शेयर कीजिएगा, वो भी एक दफ़ा देख लेंगे। लेकिन ओवरऑल जो बेटा मेरा जनरल व्यू पॉइंट है, जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेन सारे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। आप सीधे सीधे क्वेश्चन सिर्फ रेमंड विलियम के तैयार करें, आगे ठीक है, वेल एंड गुड। अदरवाइज आपका पेपर इस वक्त कम्प्लीटली तैयार है। अगर आप वो जैसे फातिमा की बात बिल्कुल ठीक है, फातिमा सही कह रही है, फातिमा कह रही है कि मैम हम आखिरी जो क्वेश्चन है ना वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, अगर तो रेमंड में से आता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अब देखें बेटा, यहीं पे आके मैंने आप लोगों को इस वजह से कहा था कैथरीन बेल्सी कर लें इसकी जगह। उसकी रीजन ये थी, कैथरीन बेल्सी, रेमंड विलियम वैसे आपको शायद कल स्टूडेंट्स के मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, मैम बड़ा आसान है, ये है वो है। जब पेपर सॉल्व करने लगेंगे ना रेमंड विलियम का, वहां पे आप फंस जाएंगे। दैट इज द बेसिक रीजन। ये देखें ना, अब मैंने इतना अच्छा रेमंड विलियम अपने जमाने में तैयार किया हुआ था, लेकिन पेपर में देखें क्या आया था। ये देखें 2016 एनुअल का दिखाते नहीं, ये आई थिंक, अच्छा, व्हाट आर रेमंड विलियम व्यूज रिगार्डिंग कल्चर एंड ट्रेजेडी, ठीक है, वही ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन से रिलेटेड आ गया था, ठीक है। और उस ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन वो अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन था, मैंने इसको इसलिए छोड़ा था कि मेरे पास एंड पे टाइम थोड़ा रह गया था। और फिर मुझे फाइनली किसके ऊपर जाना पड़ा, वो क्रिटिकली एग्जामाइन द फॉलोइंग वाला। फिर मैंने वो इसको छोड़ के, हालांकि ये क्वेश्चन मुझे आता था उस दिन, मैंने इसको इसलिए छोड़ा था क्योंकि अगर मैं इसमें हेजेलियन कॉन्सेप्ट, नाइशी कॉन्सेप्ट, दिस एंड दैट सारा कुछ लिखने बैठ जाती ना बेटा, मेरा उस दिन पेपर गया था। मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ा क्योंकि मेरा अरिस्टोटल पोएटिक्स ने बहुत टाइम ले लिया था। उसके बाद फिलिप सिडनी ने बहुत टाइम लिया था, क्योंकि फिलिप सिडनी का आया था एज अ थॉरो कि जी आपने पूरे उसको एनोपोलॉजी फॉर पोएट्री को डिफाइन करना। तो वो जब आप उसको पॉइंट्स शॉर्ट भी कर लेते हैं ना, हालांकि मैंने बैक साइड भी अपनी आउटलाइन भी बनाई हुई थी, सारा कुछ बनाया हुआ था, ये अल्लाह का शुक्र है मेरा क्रिटिसिज्म का पेपर कवर हो गया। बेटा पेपर कवर करने के लिए जो चीज आती है ना वो छोड़ के दूसरा क्वेश्चन करना पड़े ना, देन गो फॉर इट। अरिस्टोटल पोएटिक्स का जब आप क्वेश्चन हैंडल करते हैं ना वो बहुत लेंथी हो जाता है। टी.एस. इलियट का फिर छोटा होता है, फिलिप सिडनी का फिर शॉर्ट होता है। अरिस्टोटल पोएटिक्स के आप किसी क्वेश्चन को भी हाथ लगाएंगे ना, आ गया वहां पे। तो आप, आई थिंक मैंने अरिस्टोटल पोएटिक्स को छोड़ के रेमंड विलियम किया था क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत लंबा था, और उसको अरिस्टोटल की जगह पे मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था। तो इन दोनों में से मैंने एक इसलिए छोड़ा था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास हार्डली आखिरी 40 मिनट्स रह गए थे। उन 40 मिनट्स को मैंने कुछ इस तरह से डिवाइड करना था कि 30 मिनट्स में मैंने एक क्वेश्चन को कंपाइल करना था, बाकी 10 मिनट मैंने पेपर चेक करना था। तो एट द टाइम जबकि मुझे सारे क्वेश्चन आते थे, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा लेंदी वाला, और मैंने कहा चलो वही क्रिटिकली एवेलुएट करते हैं। क्रिटिकली एवेलुएशन में ये होता है कि आपकी अगर सेल्फ राइटिंग है ना, आपका हाथ नहीं रुकता, उसमें आप करते ही चले जाते हैं। अरिस्टोटल पोएटिक्स है या कोई कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल आप हेजेलियन कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं और ऊपर से आ गया जी एग्जामिनर आ गया या कोई सुप्रिटेंड आ गया, वो आपका पेपर पे साइन करने बैठ गया, आपको पीछे से सारा भूल जाता है। या किसी ने शीट मांग ली, या एग्जामिनेशन हॉल में कोई प्रॉब्लम हो गया, बाज़ औक़ात ऐसी सुप्रिटेंड इतनी अजीबोगरीब वो आ जाती हैं कमरे के अंदर, वो शोर ही मचाए जाते हैं। तो इतने शोर के अंदर इतने कॉन्सेप्ट्स को याद रखना, तो मुझे लगा ये सारे कॉन्सेप्ट्स मुझे भूल जाएंगे। दैट्स व्हाई मैंने उसको जल्दी जल्दी बंद किया उस क्वेश्चन को। मैंने कहा भाई ये नहीं करना, लेट्स गो फॉर क्रिटिकली एवेलुएट। तो दैट्स व्हाई मुझे उस सिनेरियो को देखते हुए जो है मुझे आखिरी क्वेश्चन करना। तो बेटा यू हैव टू, मतलब आप लोगों को ज्यादा पता होगा आप लोगों की स्पीड कितनी है। मेरी जाहिर बात है, आप लोगों के देखिए माशाल्लाह टेस्ट होते हैं, आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। मैं वो सारी चीजें उस सारे ट्रॉमा से गुजर चुकी हूँ जिससे इस वक्त आप गुजर रहे हैं, लेकिन आपके पास बेटा गाइडेंस है, एक ऐसे बंदे की गाइडेंस है जो कि जाके लड़ के आया। मेरे पास बेटा किसी की गाइडेंस नहीं थी,
इस वजह से मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मुझे इतना टाइम क्रिटिसिज्म के पेपर में लग जाएगा, तो मुझे जो 4 क्वेश्चन करने हैं उसको किस तरीके से वो करना है। लेकिन हाँ, मुझे एक आदत है, चाहे वो जिंदगी में है, मेरी नॉर्मल लाइफ में, या मेरे कोई भी चीज़, मैं ना टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा पाबंद हूँ कि मुझे इतने टाइम पे ये काम करना है। अगर मैं किचन में घुसी हूँ तो मैं 45 मिनट्स के अंदर अपना काम वाइंड अप करके बाहर आ जाऊँ, चाहे फिर मैंने 2 हांडियां बनानी है, चाहे 3 बनानी है, चाहे मैंने 5 बनानी है। लेकिन मैं जाती हूँ, मैं घड़ी देखती हूँ कि अच्छा अब ये इतने बज गए, एंड देन गो फॉर 45 मिनट्स, एंड मैक्सिमम मैं उसको यूं लगाती हूँ कि मैंने 45 मिनट्स में किचन से बाहर आना। और जो 15 मिनट होते हैं ना, वो मैं उसकी मिसलीनियस लगा लेती हूँ कि चलो मैक्सिमम 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा मैं आधा घंटा ही किचन में खड़ी होती हूँ, तो मेरा आपको पता है प्रॉब्लम क्या है, मैं इतनी देर खड़ी नहीं रह सकती। तो मुझे ये पता है कि मैंने 30 टू 45 मिनट्स के अंदर अंदर सारा कुछ फटाफट फटाफट करके और किचन से बाहर। सो बेटा, टाइम आपने खुद मैनेज करना होता है। एट दैट टाइम आपको पता चल जाता है भाई इतनी मेरी हिम्मत है और मुझे इस तरह से चलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन वहां जाके बेटा वो सिलेक्ट करना है जितनी हिम्मत होगी, आधा कोई क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के आएंगे। स्पेशली बेटा क्रिटिसिज्म का मैं बार बार कह रही हूँ, क्रिटिसिज्म का पेपर टफ होता है, मुश्किल होता है। टफ इन अ सेंस, एक तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत ज्यादा होते हैं, फिलिप सिडनी और टी एस इलियट को छोड़ के बाकी अगर आप अरिस्टोटल कर ले, चाहे आप कैथरीन बेल्फी उठा लें, चाहे आप रेमंड विलियम उठा लें। कैथरीन बेल्फी का बेटा सीधा सीधा सवाल आता है, पिछले साल जो क्वेश्चन देखे ना कितना आसान आया हुआ था, कैथरीन बेल्फी एज अ क्रिटिक, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट तो भाग के कर लेंगे भाई, ठीक है। इवन उसका रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड, यही ज्यादातर आ रहा है ना, उसका टेक्स्ट और वो उसके दरमियान, उसका टेक्स्ट और एक रीडर के दरमियान जो रिलेशनशिप, या फिर उसका वो आ जाता है कैथरीन बेल्सी का एक्सप्रेसिव उसकी जो थ्योरी है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं कैथरीन बेल्सी के, इन तीनों में से कोई एक आ जाए तो गो फॉर द सीधे सीधे क्वेश्चन की तरफ जाइएगा, उल्टे क्वेश्चन को क्रिटिसिज्म में हाथ नहीं लगाना। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि मैंने वही बताया, पेपर बहुत लेंथी होता है क्रिटिसिज्म का भी। अभी आप लिंग्विस्टिक्स जब पढ़ेंगे, लिंग्विस्टिक्स का पेपर भी लेंथी होता है, ठीक है। तो बेटा पेपर छोड़ के नहीं आना, अपने आप को खुद ही आपने वो करना है कि अच्छा मेरे 40 मिनट 30 मिनट पूरे हो गए, कम टू द वाइंड अप, जस्ट वाइंड अप द क्वेश्चन, देन गो टू द नेक्स्ट। तो टाइम मैनेजमेंट जो है ना बेटा, वो बड़ी जरूरी होती है इन केस। और फिर राइट डिसीजन आपने उसी वक्त पेपर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के करना होता है कि भाई ये चीज मुझे आती भी है, लेकिन मुझे पता मेरे पास टाइम नहीं। तो मुझे उस दिन सारे क्वेश्चन आते थे, लेकिन मुझे पता था मेरे पास टाइम नहीं है। देन आई हैव मैंने अटेम्प्ट किया था फिर लास्ट क्वेश्चन क्रिटिकली एवेल्युएट कर, इस वजह से ही किया था, मुझे पता था वो अरिस्टोटल को अगर हाथ लगा लिया ना नहीं खत्म। या आई थिंक इन्हीं दो में से कोई एक मैंने छोड़ा था, या तो अरिस्टोटल छोड़ा था या मैंने रेमंड छोड़ा था। तो इसी टाइम की वजह से छोड़ा था, या तो आखिरी 30 मिनट्स रह गए थे या 25 मिनट्स रह गए थे, ऐसे ही कुछ हुआ था उस दिन मेरे साथ ना। आखिरी क्वेश्चन में मेरे मसला हो रहा था कि टाइम या तो शॉर्ट रह गया था या कुछ और हो रहा था। तो एट दैट टाइम ये सारा कुछ करना। तो बेटा यू हैव टू डिसाइड, ठीक है। देखिए एक जिंदगी का एक फार्मूला याद रखिएगा बेटा, गोली मारने से पहले ना निशाना बांधते होते, गोली मार के निशाने को नहीं ढूंढते कि किधर लगी, हवा में फायर नहीं करते। पहले आप एम कर लें कि ये मेरा निशाना है, मैंने इधर जाके जो है ना उसको जो है पॉइंट आउट करना, ठीक है। देन गो फायर, देन फायर, ठीक है। फिर अगर निशाना सही हो गया ना, फिर तो ठीक है, आप कामयाब हो गए, अदरवाइज। सो जब आप रेमंड विलियम भी करेंगे तो बेटा इसका कोई भी क्वेश्चन आता है, मैं यही आपको कहूंगी कि गो फॉर द 3 जो हम आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं। हमारे पास जस्ट 2 days आर लेफ्ट फॉर रेमंड विलियम, परसों हमने पास पेपर डिस्कस करना है। और अभी वैसे ही आपसे पहले पार्ट 1 को पढ़ाती हूँ, तो आप लोगों के लिए टाइम अब ज्यादा निकल आता है। तो एट द एंड मैं यही कहूंगी कि पहले अभी सीधे सीधे सवाल कर लें, और जो उल्टे उल्टे सवाल आएंगे ना उनके मैं आपको एक्स्ट्रा नोट्स शेयर करती हूँ, उसको एक दफा खोल के पढ़ लीजिएगा। आ गया ठीक है, वेल एंड गुड। अदरवाइज आपको पेपर इतना प्रिपेयर करवा दिए कि रेमंड विलियम छोड़ भी देंगे तो मसला नहीं होता, लेकिन जो उसके सीधे क्वेश्चन है ना वो जरूर करिएगा, क्योंकि कैथरीन बेल्सी और रेमंड विलियम इन दोनों को अटेम्प्ट करना मुश्किल है। आपकी जो 4th बुक है ना, चाहे वो कैथरीन बेल्सी है चाहे वो रेमंड विलियम, ये दोनों अटेम्प्ट करने मुश्किल है।
कॉन्सेप्चुअल आ जाता है, इन दोनों में से आप। सो बाकी आपकी तीन, अरिस्टोटल, पोएटिक्स, फिलिप सिडनी, टी एस इलियट, दे आर इजी, ठीक है। लेकिन कैथरीन वेल्सी और रेमंड विलियम, ये दो थोड़े से टफ है। तो इसमें से सीधे सीधे सवाल कर लें। कैथरीन में से सीधा सवाल आ गया तो वो अटेम्प्ट कर लीजिएगा, रेमंड में से सीधा सवाल आ गया तो वो अटेम्प्ट कर लीजिएगा, दोनों में से उल्टे सवाल आ गए देन गो फॉर द लास्ट वन, ठीक है। चार सवाल आपके पूरे हो जाए। सो मैं यही कहूंगी कि बेटा जो सीधे वाले सवाल है पहले वो कर लें, बाकी अब ये जो बीच में इसके आएंगे ना वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो हम थ्रू नोट्स जो है या जो आउटलाइंस हमने बनाई हुई है आप उसी के थ्रू सारा कवर करें। एनी क्वेश्चन क्लास?